दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। बिहार की राजधानी पटना में सोमवार का दिन काफी गहमा-गहमी भरा रहा था, जहां एक ओर शहर के प्रतिष्ठित पारस अस्पताल में मरीज की बाद परिजनों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की, वहीं कंकड़बाग वासियों के लिए रसोई गैस पाइपलाइन को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। इसके अलावा बिहटा में रफ्तार का कहर और डीएम का कड़ा रुख भी चर्चा में रहा। आइए जानते हैं इन खबरों के बारे में। कंकड़बाग में अब पाइप से आएगी रसोई गैस। कंकड़बाग इलाके के निवासियों के लिए अच्छी खबर है। इंडिया पाइप्ड नेचुरल गैस आपूर्ति की तैयारी अंतिम चरण में है। सितंबर महीने से लगभग 50,000 घरों में एलपीजी सिलेंडर का झंझट खत्म हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मदर स्टेशन से डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग स्टेशन तैयार किया जा रहा है। गेल के महाप्रबंधक ए.के. सिन्हा के अनुसार यह तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है और उपभोक्ताओं को सिलेंडर बुकिंग और डिलीवरी की परेशानी से मुक्ति दिलाएगी। पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को बिहटा प्रखंड सह अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सरकारी काम में लापरवाही और बिना सूचना गायब रहने वाले 9 कर्मियों पर गाज गिरी। डीएम ने अनुपस्थित कर्मियों का वेतन रोकते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही एक कर्मी को खराब आचरण के लिए चेतावनी दी गई। डीएम ने मौके पर मौजूद आम जनता की समस्याएं सुनी और कई मामलों का ऑन स्पॉट समाधान भी किया। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम के बाद बिहार कैबिनेट के विस्तार की चर्चा जोरों पर। चर्चा ही नहीं, ये लगभग तय माना जा रहा है कि मई 2026 के पहले हफ्ते में सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का विस्तार तय है। जदयू या भाजपा के कुछ पूर्व मंत्रियों को फिर से मंत्री पद पाने की उम्मीद है, पर वहीं कुछ ऐसे विधायक भी हैं जो युवा राजनीति के बरक्स मंत्री बनने के दावे को पुख्ता करने को दिल्ली तक की दौड़ लगा रहे हैं। वैसे बदलाव की बहुत कम उम्मीद जनता दल यू में है, लेकिन पिछले मंत्रिमंडल में जदयू के खाली रह गए 6-7 सीटों पर कुछ नए पुराने के गुल खिलने वाले। पटना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अलग अलग राज्यों के स्वाद और विविधता को कभी नहीं समझ पाएंगे। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की खास बात यह है कि वे हर राज्य की भाषा, बोली और संस्कृति का सम्मान करते हैं। चिराग पासवान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग देश को जाति, भाषा और धर्म के नाम पर बांटने की सोच रखते हैं, वे अलग अलग राज्यों के स्वाद और विविधता को कभी नहीं समझ पाएंगे। पीएम मोदी हर राज्य की एकता को जोड़ने का काम करते हैं। चिराग पासवान ने दावा किया कि 4 मई 5 राज्यों के चुनाव परिणाम एनडीए के पक्ष में आएंगे। पश्चिम बंगाल सहित सभी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बनने जा रही है। पटना बिहार से लगने वाला भारत नेपाल सीमा क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखने और विभिन्न गैर कानूनी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष संयुक्त टीम का गठन किया गया है। इस टीम में बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल, सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय थानों के चुनिंदा पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव भी दिखने लगा है। इस वर्ष जनवरी से 22 अप्रैल तक विभिन्न तरह की गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण 146 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये जानकारी एसटीएफ के डीआईजी नीरज कुमार सिंह ने दी। वे सोमवार को पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उनके साथ डीआईजी संजय कुमार भी मौजूद थे। डीआईजी नीरज कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल सीमा पर ऐसी 4 यूनिट का गठन किया गया है, जिसमें तीनों इकाइयों से 40 पुलिस कर्मियों को रखा गया है। वर्तमान में ये टीम मुख्य रूप से सीमावर्ती 13 अनुमंडलों और 69 थानों में खास तौर से निगरानी बनाए हुए है। बिहार के दिग्गज नेता लालू यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के संस्थापक तेज प्रताप यादव ने मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के संत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से अपना पॉलिटिकल फ्यूचर जानना चाहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने उन्हें साथ बैठकर बात करने का आश्वासन दिया है। यह वही धीरेन्द्र शास्त्री हैं जिनका 3 साल पहले तेज प्रताप यादव ने खुला विरोध किया था। यहां तक कि तेज प्रताप को खुद को धीरेन्द्र शास्त्री से बड़ा बाबा तक बता दिया था। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री से वीडियो कॉल पर बातचीत की है। इस बातचीत की एक वीडियो सामने आया है। इस छोटे से वीडियो क्लिप में तेज प्रताप धीरेन्द्र शास्त्री से अनुरोध कर रहे हैं, मेरा थोड़ा राजनीतिक भविष्य देख लीजिए। इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, हम लोग जब साथ बैठेंगे तब देख लेंगे। पटना जनगणना 2027 का काम शुरू हो चुका है। बिहार में भी जनगणना के लिए स्वगणना के लिए पोर्टल लॉन्च किया जा चुका है। कई लोगों ने स्वगणना के लिए पोर्टल में जानकारी भरकर अपना गणना नंबर भी ले लिया है। लेकिन बिहार में जनगणना के नाम पर एक अजब ही खेल भी शुरू हो गया है। जनगणना के नाम पर साइबर ठगों ने भी जाल फैला दिया है। लोगों को फर्जी फोन कॉल, एसएमएस और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फंसाया जा रहा है।
साइबर ठग खुद को सेंसस ऑफिसर यानी जनगणना ऑफिसर बनकर लोगों को फोन कर रहे हैं। इसके बाद शुरू हो जा रहा है इनका खेल। ये पहले जनगणना फॉर्म भरवाने की बात करते हैं। जैसे ही शिकार इनके झांसे में आता है, वो उसे एक लिंक भेजते हैं। इसके बाद जैसे ही शख्स उस लिंक पर क्लिक करता है, उसका खाता खाली हो जाता है। सीतामढ़ी में 2 दिन तक चले सीतामढ़ी महोत्सव का रविवार को देर शाम को समापन हुआ। समापन से पहले जिले के कलेक्टर रिची पांडे ने समारोह में उपस्थित दर्शकों को चौंका दिया। कार्यक्रम में बॉलीवुड के कलाकार आए थे। इन कलाकारों की प्रस्तुतियों के बीच अचानक डीएम पांडे ने भी माइक थाम लिया और एक मधुर गीत गाया। उनके फन से रूबरू हुए दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं। वैसे रिची पांडे सिर्फ गाने के शौकीन नहीं हैं, बल्कि क्रिकेट के भी अच्छे खिलाड़ी। इसके साथ वे कड़क ब्यूरोक्रेट हैं, जिनके हिस्से में कई उपलब्धियां दर्ज हैं। बिहार की राजनीति में महिलाएं कितनी आगे बढ़ सकीं? 2025 के विधानसभा चुनाव में कुल 258 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था, जिनमें केवल 28 जीत सकीं। महागठबंधन से 3 और एनडीए से 25 महिलाएं विधायक। अगर मैथिली ठाकुर के उदाहरण को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर महिला विधायक विरासत की राजनीति कर रही हैं। अपनी योग्यता और संघर्ष के बल पर गिनती की महिलाएं ही राजनीति स्थापित हुई हैं। आज एक ऐसी महिला राजनीतिज्ञ की चर्चा करेंगे जिन्होंने 74 साल पहले अपने बलबूते राजनीति में जगह बनाई और कई कीर्तिमान रचे। वे बिहार की पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर थीं। उन्हें बिहार की इंदिरा गांधी भी कहा जाता है। इनका नाम है सुमित्रा देवी। पटना। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी की अपनी टीम का प्रदर्शन को तैयार है। जाहिर है कुछ नए कुछ पुराने चेहरों के साथ टीम संजय सरावगी अपनी सरकार के क्रियाकलाप को जन जन तक पहुंचाने के लिए बेकरार है। ये तैयारी इतनी लबालब है कि कभी भी प्रदेश संगठन का गुब्बारा फूट सकता है। ये अलग बात है कि ये तभी होगा जब संजय सरावगी मंत्री नहीं बनेंगे। अगर संजय सरावगी मंत्री नहीं बने तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 60% पुराने चेहरों पर विराम लगेगा। कौन है वो पुराने और अनुभव नेता जो किसी और कार्य और नई भूमिका के लिए तैयार किए जा रहे हैं? लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी के रणनीतिकार वर्तमान प्रदेश संगठन को नए तेवर देने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि युवा नेतृत्व के रूप में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को सपोर्ट करने के लिए प्रदेश भाजपा की भी युवा टीम खड़ी की जाएगी। लेकिन नए संगठन को तैयार करने में पार्टी नेतृत्व सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय संतुष्टिकरण का भी ख्याल रखेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पंचायत से जिला स्तर तक के पदाधिकारी के चुनाव का समय तय कर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारी से मिली सूचना के अनुसार पंचायत चुनाव को 26 अप्रैल से 15 मई 2026 तक फाइनल करा लेना है। जिला के बाद प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों का चुनाव होना है। ये चुनाव 16 मई से 25 तक चलना है। प्रखंड के बाद जिला स्तर के पदाधिकारी का चुनाव संपन्न करा लेना है। ये चुनाव 26 मई से 4 जून तक कर लेना है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है। इसके लिए 7 जून का समय तय किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होकर नए सिरे से संगठन को खड़ा किया जाएगा। ये चुनाव 14 जून को संपन्न होगा। बिहार के पूर्णिया से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 300 खातों से करीब 3 करोड़ की निकासी की गई है। बड़े पैमाने पर ठगी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम कर भारी बवाल किया। पीड़ितों का आरोप है कि वो लोग 15 दिन से परेशान हैं। थाने में भी गए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल पूरा मामला पूर्णिया जिले के रौटा थाना क्षेत्र के शीशाबाड़ी गांव का है। जानकारी अनुसार बड़े पैमाने पर बैंक ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि सीएसपी संचालक और बैंक कर्मियों की मिलीभगत से करीब 300 लोगों के खातों से लगभग 3 करोड़ रुपए की अवैध निकासी कर ली गई। घटना से आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने रौटा स्थित सेंट्रल बैंक के पास बहादुरगंज बायसी स्टेट हाईवे को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। सुपौल नगर परिषद के एक वार्ड स्थित पुनर्वास क्षेत्र में सोमवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गैस सिलेंडर में हुए जोरदार धमाके ने पूरे इलाके को दहला दिया। धमाके के साथ ही भड़की आग ने देखते ही देखते खौफनाक रूप अख्तियार कर लिया और 3 घरों को अपनी आगोश में ले लिया। चश्मदीदों के मुताबिक आग इतनी तेजी से फैली कि सुनील पंडित और कपिल पंडित के घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। लपटें आसमान छूने लगीं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। राजद नेता रीतलाल यादव को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। रीतलाल यादव की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जानकारी अनुसार रीतलाल ने जेल बदलने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। फिलहाल रीतलाल यादव भागलपुर जेल में बंद है। बता दें कि जेल में बंद रहते हुए रीतलाल यादव ने विधानसभा चुनाव 2025 भी लड़ा था, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता रीतलाल यादव की ओर से दायर जेल स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
अदालत ने साफ कहा कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से जारी आदेश को केवल इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि उस पर हस्ताक्षर किसी अधीनस्थ अधिकारी के हैं। ये मामला 30 अक्टूबर 2025 को जारी उस आदेश से जुड़ा है जिसे सहायक महानिरीक्षक द्वारा जारी किया गया था। पश्चिम बंगाल चुनाव नतीजों के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है और अब सत्ता के गलियारों में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कानाफूसी नहीं बल्कि खुलकर चर्चा हो रही है। खबरों के मुताबिक मई 2026 के पहले हफ्ते में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और यह विस्तार महज औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों का बड़ा खेल साबित होने वाला है। बीजेपी और जदयू दोनों खेमों में कुर्सी की जंग अपने शबाब पर है। जहां एक ओर पुराने चेहरे फिर से मंत्री पद पाने की उम्मीद में हैं, वहीं दूसरी ओर युवा विधायक दिल्ली तक लॉबिंग कर अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। जदयू में बड़े बदलाव की उम्मीद कम जरूर है, लेकिन पिछले कैबिनेट में खाली रह गए 6-7 पदों पर इस बार नए पुराने चेहरों का संगम देखने को मिल सकता है। बिहार के नवादा जिले के महवतपुर गांव में आयोजित 11 कुंडलीय श्री सीताराम महायज्ञ और रामकथा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने खुद को एक साधारण श्रद्धालु बताते हुए मंच से कहा कि वे यहां किसी राजनीतिक चर्चा के लिए नहीं बल्कि प्रभु श्रीराम के चरणों में बिहार के विकास की कामना लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वे भगवान श्रीराम से शक्ति और मार्गदर्शन मांग। चिराग पासवान ने बताया कि उन्हें इस कार्यक्रम की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के माध्यम से मिली, जिसके बाद वे स्वयं यहां आने के लिए प्रेरित हुए। नई दिल्ली में बिहारी लड़के को पुलिस ने गोली मार दी। घटना में लड़के की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं गोली उसके सीने को चीरकर उसके दोस्त को जा लगी, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपा सरकार में बिहारी होना ही सबसे बड़ा अपराध और देशद्रोह हो गया है। उन्होंने लिखा कि नई दिल्ली में खगड़िया निवासी 23 वर्षीय युवक पांडव कुमार की सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि वो बिहारी था। बिहारी होने के अपराध में ही उसका दोस्त कृष्ण जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पटना की सड़कों पर इस वक्त सिर्फ ट्रैफिक नहीं बल्कि इल्जाम, सफाई और सवालों का धुआं भी तैर रहा है। मामला एक वायरल वीडियो से भड़का, जिसमें यातायात पुलिस की परिचारी प्रिया कुमारी पर घूसखोरी का संगीन इल्जाम ठोंक दिया गया। लेकिन जैसे जैसे वीडियो की तहकीकात गहराई में गई, कहानी में कई ऐसे मोड़ सामने आए जिसने पूरे केस को शक और सियासत के घेरे में ला खड़ा किया। बिहार के नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड स्थित माधोपुर गांव में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 महीने से सक्रिय 20 से 30 हाथियों के झुंड ने इलाके में भारी तबाही मचाई है। अब तक 10 से 15 घरों को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, जबकि किसानों की फसलें भी बर्बाद हो चुकी हैं। सबसे दर्दनाक घटना 8 अप्रैल 2026 को हुई, जब 70 वर्षीय मुन्ना देवी खेत में गेहूं काट रही थीं। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया और कुचलकर उनकी मौत। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में दहशत और आक्रोश दोनों बढ़ गया है। ग्रामीणों के अनुसार हाथियों का झुंड देर रात गांव में प्रवेश करता है और घरों को तोड़ने के साथ साथ खेतों में खड़ी फसलों को रौंद देता है। हाल ही में रात करीब 2:30 बजे भी हाथियों ने कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। बिहार की राजनीति से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पूर्व सीएम नीतीश कुमार जल्द ही सीएम आवास खाली करने वाले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही मुख्यमंत्री आवास छोड़ने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार वे पटना स्थित 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट हो सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार मंगलवार को 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद। दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक आवास का जायजा लिया और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि यहां शिफ्ट होने के बाद नीतीश कुमार राबड़ी देवी के पड़ोसी बन जाएंगे। दानापुर रेल मंडल ने अपने 15 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और यात्री अनुकूल बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस योजना के तहत पटना जंक्शन, दानापुर रेलवे स्टेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल, मोकामा जंक्शन, बिहटा रेलवे स्टेशन और जहानाबाद रेलवे स्टेशन समेत अन्य स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। रेलवे की इस योजना के अनुसार सभी प्लेटफॉर्म को फुट ओवर ब्रिज से एस्केलेटर के जरिए जोड़ा जाएगा। इससे बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 24 कोच वाली ट्रेनों के अनुरूप किया जाएगा, ताकि किसी भी कोच के प्लेटफॉर्म से बाहर रहने की समस्या खत्म हो सके।
प्लेटफॉर्म की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी, जिससे यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और ट्रेन आने जाने के समय होने वाली अफरा तफरी कम होगी। बिहार में पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार तेज होती जा रही है। बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ के आह्वान पर चल रही यह हड़ताल मंगलवार को 21वें दिन में प्रवेश कर गई है। संघ ने 4 मई 2026 को पटना के गर्दनी बाग में विशाल धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि 15 मई 2025 को सरकार और संघ के बीच हुए समझौते का अब तक पूर्ण अनुपालन नहीं किया गया है। इससे नाराज होकर राज्य भर के पंचायत सचिव 8 अप्रैल 2026 से 5 सूत्री मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होती, हड़ताल जारी रहेगी। इनमें 2005 पंचायत सचिवों के लिए एकमुश्त जिला स्थानांतरण आदेश जारी करना, शैक्षणिक योग्यता स्नातक तय करते हुए 4,200 रुपये ग्रेड पे लागू करना, पदनाम बदलकर ग्राम पंचायत राज पदाधिकारी करना, न्यूनतम 2,000 रुपये परिवहन भत्ता स्वीकृत करना और बीपीआरओ पद पर पदोन्नति के लिए 55 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा समाप्त करना है। गयाजी के शेरघाटी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का साया इस कदर गहराता दिख रहा है कि अब मामला सियासी और प्रशासनिक गलियारों में भूकंप पैदा कर रहा है। पूर्व मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह भाजपा मीडिया प्रभारी विनय कुमार ने एक बार फिर संगीन इल्जामात लगाते हुए बिहार सरकार के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव को तफसीली शिकायत भेजी है और तत्काल कार्रवाई की दरख्वास्त की है। शिकायत में दावा किया गया है कि नगर परिषद के मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से टेंडरों का खेल खेला जा रहा है। आरोप है कि फाउंटेन परियोजना में सुनियोजित तरीके से जय शिव कंस्ट्रक्शन के इंटरप्राइजेज और सनराइज इंटरप्राइजेज जैसी फर्मों को काम दिया गया, जबकि इनके पास जरूरी कागजात तक मुकम्मल नहीं थे। महज पैन कार्ड, जीएसटी और कैंसिल चेक के सहारे टेंडर हासिल करना नियमों की खुली अवहेलना बताया गया है। बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को तकनीकी बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा बिहटा में निर्मित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संयुक्त रूप से किया। बिहटा टेक्नोलॉजी सेंटर में एडवांस टूल रूम, CADCAM लैब और इंक्यूबेशन सेंटर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उपकरण सेक्टर को विशेष लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार के युवाओं में हुनर की कमी नहीं है। ये टेक्नोलॉजी सेंटर उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे। अलोकल टू ग्लोबल का सपना यहीं से पूरा होगा। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोले कि बिहटा का यह केंद्र पूर्वी भारत के एमएसएमई हब के रूप में विकसित होगा। राज्य सरकार केंद्र के साथ मिलकर उद्यमियों को हर संभव मदद देगी। उद्घाटन समारोह में विधान पार्षद नवल किशोर यादव, मुख्य सचिव डॉ. प्रत्यय अमृत कुमार रवि, एडीजे कुंदन कृष्णन सहित हम पार्टी के कई विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भरे मंच से ऐसा खुलासा कर दिया जिससे सुन सभी दंग रह गए। दरअसल आज यानी मंगलवार को पटना से सटे बिहटा में निर्मित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में सीएम सम्राट चौधरी भी पहुंचे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस दौरान जीतन राम मांझी ने, जिससे सभी दंग रह गए, जीतन राम मांझी ने भरे मंच से कहा कि उन्हें सीएम सम्राट चौधरी से डर लगता है। उन्होंने कहा कि हम लोगों को डर लग रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। उन्होंने लिखकर भेजा तो सीएम सम्राट ने तुरंत स्वीकार कर लिया और कार्यक्रम में शामिल भी हुए। जीतन राम मांझी ने कहा कि वो बीते दिन सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात कर उनसे आग्रह किया कि वो कार्यक्रम में शामिल हो। पटना में सामाजिक कार्यकर्ता गौरव राय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल अन्य लोगों को प्रेरित कर रही है, जहां लोग अपने खास मौकों को जरूरतमंदों की मदद से जोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रवीण कुमार ने अपने स्वर्गीय भाई मनीष कुमार की जयंती के अवसर पर एक जरूरतमंद महिला को सिलाई मशीन भेंट की। पटना के बिग्रहपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रियंका कुमारी को स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन दी गई ताकि वह घर से ही काम कर आत्मनिर्भर बन सकें। इस अवसर पर रामनिवास कुमार, चंदन कुमार और प्रियंका के पति गौतम कुमार भी मौजूद रहे। पटना का नामी मेडिकल संस्थान इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान इन दिनों किसी शैक्षणिक केंद्र से ज्यादा एक सिस्टम क्राइसिस जोन में तब्दील होता नजर आ रहा है। एमबीबीएस और पीजी फाइनल ईयर परीक्षा को लेकर उठे कथित पेपर लीक और धांधली के संगीन इल्जाम अब सिर्फ अफवाह नहीं
बल्कि एक ऐसे खुफिया घोटाले की शक्ल ले चुके हैं जिसने पूरे मेडिकल प्रशासन की नींद उड़ा दी है। मामले की तहकीकात के लिए गठित उच्चस्तरीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट निदेशक डॉ. बिंदे को सौंप दी है, लेकिन इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। यही चुप्पी अब सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या है जिसे छिपाया जा रहा है? सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट के बाद परीक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर कुर्सी हिलाओ अभियान चल रहा है। कई अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर की तैयारी है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि अंदर खाने कुछ बड़ा गड़बड़ झाला हुआ है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। विनय कुमार ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि टाउनशिप के दायरे में आने वाली जमीन के मालिक किसानों को योजना में भागीदार बनाया जाएगा और उन्हें 55% विकसित जमीन वापस दी जाएगी। टाउनशिप विकसित करने के लिए सम्राट सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत कोई भी किसान भूमिहीन नहीं होगा। जो किसान अपनी जमीन टाउनशिप के लिए नहीं देना चाहेंगे, उनसे सरकार बाजार दर से 4 गुना अधिक कीमत पर जमीन खरीदेगी। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटी के जरिए पूरी की जाएगी, जबकि विवादों का निपटारा ट्रिब्यूनल करेगा। गयाजी शेरघाटी के पूर्व मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि विनय कुमार ने एक बार फिर बड़ा खुलासा किया है। शेरघाटी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी एवं मुख्य पार्षद द्वारा सामान खरीदारी में खुलेआम भ्रष्टाचार की शिकायत नगरीय विकास एवं विकास विभाग पटना बिहार के प्रमुख सचिव को लिखकर किया है। इस बार मामला सीसीटीवी कैमरे की खरीदी के टेंडर का है। पूर्व मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि ने खुलासा करते हुए नगरीय विकास एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा है कि नगर परिषद शेरघाटी में कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद की भ्रष्टाचार की अति होती जा रही है। अभी उनके घोटाले के कारनामे मीडिया की सुर्खियों में है। इसके बीच 24 अप्रैल 2026 को नगर परिषद शेरघाटी द्वारा 3 बीड जेम जाम पोर्टल पर निकाली है, जिसके संदर्भ में बताया जाता है कि इस बीड में 200 सीसीटीवी कैमरे, 51 स्टील व्हील बैरो और 31 ट्राईसाइकिल खरीदारी करनी है। मधुबनी जिले में प्रतिबंधित लॉटरी टिकटों की अवैध बिक्री की खबरों को मधुबनी जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी ने मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए इस काले कारोबार पर लगाम लगाने के लिए सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। प्रशासन की इस त्वरित कार्रवाई से अवैध धंधे में संलिप्त माफियाओं और बिचौलियों के बीच हड़कंप मच गया है। लॉटरी के अवैध जाल को ध्वस्त करने के लिए जिलाधिकारी ने जिले के सभी अनुमंडलों में तैनात अनुमंडल अधिकारियों और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को विशेष आदेश जारी किए हैं। उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाने और लॉटरी टिकटों की खरीद बिक्री में लगे नेटवर्क का पता लगाकर तत्काल कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया है। डेस्क बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिले के बोखड़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चकौती में भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के विरुद्ध जिला प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी राशि की बंदरबांट के गंभीर आरोपों को देखते हुए जिलाधिकारी रिची पांडेय ने कड़ा रुख अपनाया है। डीएम के निर्देश के बाद अब चकौती पंचायत के मुखिया अशोक कुमार को उनके पद से हटाने की वैधानिक प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है, जिससे पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। बिहार पुलिस में चालक सिपाही भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी बड़ी अपडेट मंगलवार को सामने आई है। चालक सिपाही भर्ती के लिए केंद्रीय चयन परिषद ने शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। ये परिणाम विज्ञापन संख्या फरवरी 2025 के तहत जारी किया गया है। परिषद के अनुसार बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के 4361 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित पीएटी परीक्षा 12 मार्च 2026 से 24 मार्च 2026 तक पटना के गर्दनीबाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय पटना हाई स्कूल में कराई गई थी। पीईटी के आधार पर कुल 11,847 अभ्यर्थियों को अगले चरण यानी मोटर वाहन चालन दक्षता परीक्षा के लिए चयनित किया गया है। चयनित उम्मीदवारों की सूची परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार पुलिस टैब में 28 अप्रैल 2026 को प्रकाशित की गई है। रिजल्ट देखने के लिए www.csbc.biai और .gov.in पर क्लिक कर सकते हैं। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव करते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को नई जिम्मेदारी सौंपी है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार सीके अनिल कुमार भाप्र से 1991, जो वर्तमान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में प्रधान सचिव के पद पर कार्यरत थे, उन्हें स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक बिहार राज्य योजना परिषद पटना में सदस्य के पद पर पदस्थापित किया गया है। सरकार के इस निर्णय के बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी में भी बदलाव किया गया है। अधिसूचना के मुताबिक जय सिंह भाप्र से
2007, जो वर्तमान में सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार में वित्त विभाग में भी कार्यरत हैं। वे तत्काल प्रभाव से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का संपूर्ण प्रभार संभालेंगे। यह आदेश बिहार के राज्यपाल के निर्देश पर जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के स्कूलों में पिछले कई दिनों से हो रही चोरी की घटनाओं पर लगाम कसते हुए पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए गिरोह के मुख्य सरगना सहित चोरी का सामान खरीदने वाले कुल 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से चोरी किए गए 9 पंखे और एक प्रिंटर भी बरामद किया गया है, जिन्हें उन्होंने विभिन्न विद्यालयों से निशाना बनाया था। आज मंगलवार को महनार एसडीपीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि सहदेई थाना क्षेत्र के कन्या उच्च विद्यालय में लगातार चोरी की वारदातें हो रही थीं। इन वारदातों ने पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर एक विशेष टीम का गठन किया गया। जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सतीश कुमार और मंजीत कुमार को हिरासत में लिया। पटना बिहार की कमान संभालने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राज्य के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक ऊर्जा संचय में भी जुटे हुए हैं। शासन की व्यस्तताओं के बीच वे लगातार धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठों और मंदिरों के दर्शन के लिए निकले। उन्होंने बारी बारी से बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी और प्रसिद्ध जल्ला वाले हनुमान मंदिर पहुंचकर विधि विधान से पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री सबसे पहले पटना की आराध्य देवी बड़ी पटन देवी मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर के पुजारियों ने मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने माता रानी की प्रतिमा के दर्शन कर आरती उतारी। इसके तुरंत बाद वे छोटी पटन देवी मंदिर गए और वहां भी शक्ति स्वरूपा मां का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया और धर्मपरायणता के साथ राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की।